अगर किसी मुस्तहकम और मजबूत नजरिए या बयानिए के सामने कोई उसका मफाद या जवाबी बयानिया पेश करे जो ऐसा ही मुस्तहकम और मजबूत हो, तो इसे हम फिक्र का इर्तिका कहते हैं। थेसिस एंड एंटीथेसिस इसी का नाम है। यानी इस तरह इंसान की फिक्र और उसके नजरियात आगे चलते रहते हैं। कुछ को कबूलियत मिलती है और कुछ को रद्द करते हुए इंसानी ज़हन आगे किसी दूसरी तलाश में निकल खड़ा होता है। ड्रामा बरज़ख को इसी तनाजुर में तनकीद या तारीफ का निशाना बनाया जाना चाहिए था, लेकिन हमारा मामला वही बंदर के हाथ में माचिस वाला है। हमने जहां मशरकी तहजीब, हम जिन्स परस्ती और दूसरे ऐसे भड़कते हुए इश्यूज उठाकर ड्रामा बरज़ख में मौजूद असल इश्यूज से नजरें फेर ली हैं, ऐसे ही जैसे अदालतें हर बार नवाज शरीफ के जराइम से नजरें फेर लेती हैं। सबसे सतही तनकीद तो यह है कि इस पूरे ड्रामे में बेरब्तगी है, कहीं कोई रब्त नहीं। किसी किसी जगह पे तो ऐसा लगा कि मुसन्निफ और डायरेक्टर को खुद मालूम नहीं कि वो क्या कहना और क्या दिखलाना चाह रहे हैं। यहां ये बात याद रहे कि इस ड्रामे के मुसन्निफ और डायरेक्टर एक ही शख्स है, जिनका नाम आसिम अब्बासी है। और ये भी याद रहे कि अब्बासी साहब लंदन में SOAS से पढ़े हैं। SOAS यानी स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज। दूसरे अल्फाज में वो एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी अलूम वाली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। अगरचे उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, लेकिन ये कोई राज की बात नहीं कि इकोनॉमी ही हर खित्ते के इक़दार और रवायज न सिर्फ कायम करती है बल्कि उस पर असरअंदाज भी होती है। बहरहाल मामला कुछ यूं है कि इन खित्तों बारे जो उन्होंने पढ़ा, शायद वहीं से इंसानी मुआशरों के असरार और रमूज जानने की ख्वाहिश उनके अंदर पैदा हुई। और ये बिलाशुबा अच्छी बात है, लेकिन मुहिम्मा ये है कि कोई ओरिजिनल सस्पेंस या मिस्ट्री को तख्लीक करने के लिए इंसान के अंदर एक जुनून, एक दीवानगी का अंसर लाजिम है। और बदकिस्मती से इस जुनून और दीवानगी के अंसर के साथ इंसान किसी समाज में कारोबार नहीं कर सकता। ऐसे अफराद तो बेचारे कसम परसी की जिंदगी जीते हैं। और आज इस जदीद दौर में कौन है जिसे सहूलतों से भरी आरामदेह जिंदगी नहीं चाहिए? और फिर ये दीवानगी इख्तियारी नहीं है, लोग इस दीवानगी के साथ पैदा होते हैं। ये जुनून इंसान में या तो मौजूद है या नहीं है। आसिम अब्बासी में ऐसी किसी दीवानगी के आसार नहीं मिलते, इसलिए इंसानी नफ्सियात या फिर समाजी ममनुआत में कुछ नया तख्लीक करने में नाकाम हुए हैं। मगर जब एक तरफ तो इंसान के अंदर कुछ नया लिखने और दिखाने की ख्वाहिश हो और दूसरी तरफ तख्लीक कारी बस वाजबी सी हो, तो फिर अक्सर ऐसे सो-कॉल्ड तख्लीक कार इधर उधर से मवाद उठाकर एक खिचड़ी सी बना देते हैं। ऐसी खिचड़ी कि देखने वाले को मालूम ही नहीं पड़ता कि क्या दिखाया जा रहा है और क्यों दिखाया जा रहा है। और फिर हमारे जैसे मुआशरों में जहां लोग किताब नहीं पढ़ते, वहां जो चीज समझ ना आए वही अहम और पुरकशिश बन जाती है। इस ड्रामे में एक नस्ल के गुनाहों का बोझ अगली नस्ल पे पड़ता है वाला फलसफा दिखाया गया है। ये वही फलसफा है जिसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज अपनी तहरीरों में मुसलसल बयान करते आए हैं। फिर रूहों से लेन देन का किस्सा शायद नेकालोई गोगल के शोहरा आफाक नावल दी डेड सोल से लिया गया है। और ये जो मुसलसल ड्रामे के बीच किसी बुक ऑफ नोवेयर नामी किताब से अकवाले ज़र्री दिखाए जाते रहे हैं, ऐसा महसूस होता था कि यहाँ बुक ऑफ मीरदाद की नकल करने की कोशिश की जा रही है। बस फिर सस्पेंस तो खुद ही पैदा होना था कि खिचड़ी ही ऐसी तैयार हुई। ड्रामे में सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि दी शटर आइसलैंड वाली सिनेमाटोग्राफी दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऊपर से आयरिश सा म्यूजिक और पहाड़ पे 4 नहीं तो कम से कम 2 चांद जरूर लगाए हुए थे। दी शटर आइसलैंड से याद आया कि इस फिल्म के मरकजी हीरो लियोनार्डो डी कैप्रियो एक जेन्युइन सिनेमाटोग्राफिक एक्टर है। ये बात कहने में कोई यार नहीं कि हमारे फवाद खान भी एक सिनेमाटोग्राफिक एक्टर हैं, और वाकई हैं। शायद इसीलिए इन 2 अदाकारों की सिनेमाटोग्राफी का मुकाबला दिखाने के लिए
برزخ میں کھانے کے دوران جو بحث اور غصہ دکھایا گیا وہ سین تو ایسا لگا کہ لیونارڈو ڈی کیپریو کی فلم جنگو انچینڈ سے کاپی کیا گیا ہے۔ فواد خان نے میز پر مکہ بھی بالکل ویسے ہی مارا جیسے ڈی کیپریو نے مارا تھا، بس اس فرق کے ساتھ کہ ڈی کیپریو غلطی سے ٹیبل پہ رکھے گلاس پہ مکہ مار بیٹھے، جس سے ان کا ہاتھ حقیقت میں زخمی ہو گیا تھا اور سین میں ان کے ہاتھ سے خون نکلتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ فواد خان کو اب ہاتھ شیشے پر مارنے کی یقیناً ضرورت نہیں تھی، اتنی زیادہ نقل تو بہرحال پکڑی جاتی ہے۔ یہ جو ہم جنس پرست دکھایا گیا، اور اب یہ ماننے میں کوئی آر نہیں کہ دنیا میں اور ہمارے ملک میں ایسے بے شمار افراد موجود ہیں، اس حقیقت سے اب انکار ممکن نہیں، لیکن دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہم جنس پرست ایک ہسپانوی ہے جو پاکستان میں رہ رہا ہے، یا پھر ایک ایسا پاکستانی ہے جس کا زیادہ وقت اسپین میں گزرا ہے۔ اسپین کیوں؟ اسپین ہی کیوں؟ یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، بلکہ عجیب سا معاملہ ہے۔ یہ بات مصنف سے پوچھی جانی چاہیے کہ اسپین ہی کیوں؟ ہسپانوی آدمی، ایک ہم جنس پرست ہو نہ ہو مگر بھی ہم جنس پرست والا کریکٹر انہوں نے شانتا رام ناول سے چرایا۔ دیدیے نام تھا اس بندے کا، اور اس پورے ناول کا جو اہم مرکز تھا وہ لیوپولڈ بار تھا، اور دیدیے اس بار کی جان تھا جو ہر وقت سینیور کرتا رہتا تھا۔ تو ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک عجیب سی کھچڑی بنائی گئی۔ ایسی کوئی بھی کھچڑی کبھی کسی متبادل بیانیے کو جنم نہیں دے سکتی، اس لیے کسی پریشانی کی بات نہیں، یہ بس دھواں سا ہے جو چند دنوں میں بیٹھ جائے گا۔ ہمیں معاشرے کو کوئی سمت دینے کے لیے حقیقی تخلیق کار چاہیے جن میں دیوانگی اور جنون پایا جاتا ہو، باقی سب ہیر پھیر ہے اور سب خیر ہے۔ اللہ نگہبان۔